नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीष आईएएस पीसीएस अड्डा पर। आज से हम पॉलिटी का इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड, चाहे प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, इमरजेंसी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो आपके पंचायती राज सिस्टम है, ये सब हम कवर करेंगे, वो भी कम से कम समय में। इससे आपका रिवीजन परफेक्ट होगा और जो भी आपके लूप होल्स है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हम कमी महसूस कर रहे हैं, वो लूप होल्स भी बंद हो जाएगा। इतना भरोसा मेरे तरफ से आपको हम दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अब एग्जामिनेशन का डेट शिफ्ट होने जा रहा है। जो आपका 17 नवंबर को प्रिस्क्राइब्ड डेट था बीपीएससी का, अब वो दिसंबर में 14 या 15, जो भी न्यूज में सर्कुलेट कर रहा है, हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किए थे, उस समय होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए, 1 महीने एक्स्ट्रा आपके पास मिल गए हैं, सुनहरा मौका है, पोस्ट की भी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में जो भी आपके वीक पोर्शंस है, वीक टॉपिक्स है, उसको खत्म करते चले, अपने वीक पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और उसके लिए एक तो नॉलेज, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रिवीजन, ये दोनों को पकड़ कर चले। और पीवाईक्यू का प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस, ये सब आप इतना कर लेते हैं, बिलीव मी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, सिली मिस्टेक अवॉइड करना है। और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डेली बेसिस पे हम क्वेश्चन करवाते हैं, प्रैक्टिस करिए और फिर आप अपने आप को जज कर सकते हैं कहाँ पर आप लाई करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को रिफॉर्म करते चलिए। Reforming is the continuous process till you achieve your desired success. Please keep in mind. So आज का टॉपिक प्रेसिडेंट, काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर राष्ट्रपति कहें, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ये अच्छे से याद रखना है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ओके, अब प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर की रैंकिंग इनकी होती है। और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में और क्या क्या पोस्ट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका अटॉर्नी जनरल, ये सब एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, जिसमें एक प्रेसिडेंट भी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट आपके पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। भले ही वो बिल को अप्रूवल देते हैं, एक्ट बनता है, ओके, लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो मेंबर होते ही नहीं है। इस फैक्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके। और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आपने देखा होगा कि संविधान को हमने पार्ट्स में बांट कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके कितने पार्ट्स हैं आप हमें बताइए, कितने शेड्यूल्स हैं आप हमें बताइए, टोटल कितने आर्टिकल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे, ये भी आप हमें बताइए। ठीक है, बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरेक्टिव रहिए, बातचीत करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने आंसर्स को, इससे लगेगा कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इनिशिएटिव में। ओके, सो इतना बात हमने आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5 दैट डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल्स मेंशन है, ये ध्यान रखना है। अभी तक टोटल 15 प्रेसिडेंट हो चुके हैं और जो 15 प्रेसिडेंट हमारा करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ध्यान रखना है आपको, ये 15th प्रेसिडेंट हैं इंडिया की। उसी प्रकार से थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको बता देते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आपका 14th है, और नाम क्या है उनका, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हमें जरूर बताएं। तो यहाँ हमने कवर किया। उसी प्रकार से अभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब आएंगे टॉपिक पर, तो प्राइम मिनिस्टर की भी बात करेंगे। तो डोंट वरी, ये सब आपका समाप्त होगा अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ओके, तो फर्स्ट सिटीजन हमने बात कर लिया। और ध्यान रखिए कि ओनली राजेंद्र प्रसाद होल्ड दिस प्रेसिडेंशियल ऑफिस फॉर 2 टर्म्स, यानी कि पहला टर्म, उसके बाद दूसरा टर्म। एक टर्म जो है 5 साल के लिए होता है, फिर दूसरा टर्म 5 साल, ऐसे करके। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं
ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, और आप हमें बताइए कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब जो दूसरा पार्ट आता है इसका इलेक्शंस को लेकर, तो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। हम और आप जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते। क्या आप करते हैं क्या? नहीं, आप करते हैं जो आपके एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनके लिए आप इलेक्शन में जाकर वोट देते हैं, और फिर जो जितना वोट ज्यादा लाएगा अपने कैंडिडेट से, अपोजिशन कैंडिडेट से, वो जीतेगा। ऐसा कुछ होता है सिस्टम। खैर, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, उसका भी टॉपिक हमें डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनडायरेक्ट इलेक्शन, और जो मेथड यूज होता है, नाम अच्छे से याद रख ले, रट ले, घोट ले, जो भी है, पी ले, पाले, जो करना है कर ले। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, याद रखना है। आपको ऑप्शन में दे देगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो नहीं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपका एमएलए एमपी के लिए होता है। ओके, यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल, फिर से आप बोलिए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और सीक्रेट बैलेट, यानी कि जो 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 वोटर्स होते हैं, जनरली एमपी एमएलए होते हैं, तो सीक्रेट बैलेट, पता नहीं चलता है कि भाई वो किसको वोट दे रहा है, वो किसको वोट दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इतना आपको उम्मीद करते हैं कि याद करके रखना है। अब कैसे इलेक्शन होता है, भले ही इनडायरेक्ट है, लेकिन कैसे? तो देखिए, इलेक्शन करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट की जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज मान के चलिए कि एक ग्रुप बना दी जाती है, ग्रुप। ओके, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर्स को शामिल किया जाता है? तो आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स है, ये अच्छे से ध्यान रखे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको इसमें शामिल किया जाता है। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ, नॉमिनेटेड नहीं, ये भी। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, सब के सब यहाँ पर इलेक्टेड ही हैं, नॉमिनेटेड कोई नहीं है। इसलिए अगर ऑप्शन में आपको नॉमिनेटेड दे देगा, तो आपको वो गलत मार्क करके आना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स आई एम टेलिंग टू यू। ओके, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं वो हमने आपको बताया। अब क्या है कि वैल्यू वोट निकाला जाता है, यानी कि एमएलए जो है, जो पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में, और एमपी, चाहे वो लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के हो, ये आपके वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इनको एक एक वोट नहीं होता है ना, इनका वैल्यू वोट निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक तो एमएलए का अलग होता है और एमपी का अलग होता है। एमएलए का कैसे निकालते हैं? एमएलए का निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार के एमएलए का वैल्यू वोट निकालना चाहते हैं, तो उसमें होता है आपका टोटल पॉपुलेशन ऑफ द बिहार, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, उसको डिवाइड करते हैं और इनटू परसेंट में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका वैल्यू ऑफ वोट्स एमएलए का निकल जाता है उस राज्य के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ऑफ वोट्स एमएलए वाले का है, वो डिपेंड करता है किस पर? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पर, और दूसरी बात नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्टेट वाइज ये जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। किसी स्टेट में ज्यादा हो सकता है वैल्यू ऑफ एमएलए का वोट, और किसी राज्य में कम हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल यूपी के जो एमएलए होंगे, उनका जो वैल्यू ऑफ वोट होगा वो ज्यादा होता है। ठीक है, बिहार का उससे कम, अरुणाचल का उससे कम, ऐसे करके चलता है। और दूसरा निकाला जाता है आपका वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा सदस्य हो। और ध्यान ये रखना है कि ये कैसे निकालते हैं, जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स सारे राज्य की तरफ से निकल कर आए हैं एमएलए का, उन सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं हम किनसे? टोटल सीट्स जो आपके पार्लियामेंट के होते हैं उससे। ओके, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों का सीट जुड़ जाता है। हालांकि इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए स्टेट वाइज वेरी करता है, और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी ये सेम वैल्यू होता है
सारे एमपीज के लिए, यानी कि चाहे आप लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के सदस्य हो, वैल्यू वोट ऑफ एन एमपी वो सेम वैल्यू का रहेगा। ओके, ये अच्छे से याद रखना, इसलिए मैं चिक चिक कर इस पर आपको इतना ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये नहीं होता है कि अगर अपोजिशन जो हमारा कैंडिडेट है उसको 10 वोट मिला तो अगले को अगर 11 मिल गया तो वो जीत गया, ऐसा नहीं। एक फिक्स्ड कोटा लाना पड़ता है, ठीक है। और उस फिक्स कोटा का क्या है, 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड प्लस वन। मान के चलिए टोटल 400 वोट्स पोल किया गया, तो इसमें विन अगर करना है प्रेसिडेंट को तो पार्टिकुलर कैंडिडेट को क्या करना होगा भाई, 50%, इसका 50% क्या है 200 प्लस वन, तो 201 वोट्स लाने पड़ेंगे उस पार्टिकुलर कैंडिडेट को, तभी जाके वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात आता है कि लेट्स से कि इलेक्शन कंडक्ट के दौरान कोई डिस्प्यूट आ गया, है ना, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का हो रहा है कोई डिस्प्यूट आ गया, उनके नॉमिनेशन को लेकर डिस्प्यूट आ गया, तो ये सब डिस्प्यूट्स कौन सुनेगा, किसको अधिकार दिया गया है, हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। और ये कान खोलकर सुन लीजिए अच्छे से ताकि याद हो जाए, बार बार दिमाग में घुस जाए। ओके, अब आते हैं कि भाई इलेक्शन लड़ना है तो कुछ तो क्वालिफिकेशन संविधान ने दिए होंगे, बिल्कुल दिए, आप चिंता काहे करते हैं, क्वालिफिकेशन तो है भाई। क्या है, एक तो इंडियन सिटीजन मस्ट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ना, आप वहां पर देखेंगे कि इंडियन सिटीजन का रिक्वायरमेंट होता ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कोई एलिमिनेशन करना हो, आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आप ये आराम से समझ सकते हैं कि इंडियन सिटीजन वाली एलिजिबिलिटी तो होगी। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 35 साल अनिवार्य है, यानी कि मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, तो 36, 37, 38 कुछ भी हो सकता है, अपर लिमिट नहीं है, लेकिन 35 ईयर्स ऑफ एज तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि द प्रेसिडेंट द कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड एज लोकसभा मेंबर। क्वालिफाइड मतलब सक्षम हो कि वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है, लेकिन लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो इलेक्शन के बाद उनको पद हटना पड़ेगा, ये भी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी नॉमिनेशन फाइल करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे ही मुंह उठा के फाइल कर देंगे, भाई प्रेसिडेंट का इतना बड़ा पद है तो उनके लिए समर्थन तो चाहिए ना। तो अगर नॉमिनेशन फाइल करना है प्रेसिडेंट के लिए किसी भी कैंडिडेट को, तो कम से कम 50 इलेक्टर्स जो उसे प्रपोज करें कि हाँ भाई ये इनको हम प्रपोज करते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, और 50 जो है उनको सपोर्ट करें एक्स्ट्रा, है ना। तो कैसे याद रखेंगे, प्रेसिडेंट में 50-50 होता है और वाइस प्रेसिडेंट में 20-20 होता है, ऐसे करके हम आगे वाइस प्रेसिडेंट को भी देखने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं ओथ, यानी कि जो शपथ लिया जाता है। तो मान के चलिए प्रेसिडेंट चुन लिया गया, अब उनको शपथ लेना पड़ता है। प्रेसिडेंट तो वैसे प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं, सीजेआई को शपथ दिलाते हैं, लेकिन खुद प्रेसिडेंट का शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस द सुप्रीम जज ऑफ द कंट्री, सीजेआई चीफ जस्टिस। अगर वो नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो इन्हें शपथ दिला सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि जो इमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेस है, जो सैलरीज मिलती है, जो इनको सुविधाएं मिलती है, ये कौन निर्धारित करता है, तो ये पार्लियामेंट, संसद निर्धारित करती है, और इसको कमजोर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, है ना। पता चला कि हम सैलरी प्रेसिडेंट का कम करने जा रहे हैं, तो भाई ऐसे में तो जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को कह रही है कि भाई आप हमारी बात मानो, नहीं तो हम आपका सैलरी कम कर देंगे, है ना, आप हमारे डिसीजन पर अडिग रहो, नहीं तो हम आपका सैलरी कम कर देंगे। इसीलिए ऐसा नहीं हो, ये सुरक्षा कवच लगाया गया है। उसके बाद देखिए जो प्रेसिडेंट हैं, दे आर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी कि जब तक वो पद पर है तब तक उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या सिविल प्रोसीडिंग्स किया जा सकता है, बिल्कुल। बस सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए उनको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। मानिए हम आज अगर सिविल प्रोसीडिंग्स
फाइल करना चाहते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो 2 महीने पहले हमें उन्हें नोटिस देना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट जी हम आपके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट के लिए। ओके, एंड द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस अंटिल द सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। मतलब ये हुआ कि जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट न घोषित हो जाए तब तक पुराने प्रेसिडेंट टिके रहेंगे, चाहे वो 5 साल का टर्म क्रॉस भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि द स्टेट द नेशन कैन नॉट बी स्टेटलेस। हेड तो होना चाहिए ना कंट्री का, तो इसीलिए जब तक अगले प्रेसिडेंट नहीं आ जाते ये जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है वो बने रहेंगे। इसीलिए तो टर्म पूरा होने से पहले ही इलेक्शन करवा दिया जाता है, इलेक्शन हो जाता है, ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कि भाई प्रेसिडेंट जो पोस्ट पर है उनको अगर पद से हटाना है तो पद से हटाने की प्रक्रिया प्रोसेस को ही हम इम्पीचमेंट करते हैं, कहते हैं। इसका अधिकार क्या है? इसका अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है, ये ध्यान रखना है। पार्लियामेंट को दिया गया है इम्पीचमेंट का अधिकार, यानी कि प्रेसिडेंट को पद से हटाने का अधिकार। और ये जो इम्पीचमेंट पावर है पार्लियामेंट की, इसी को हम जुडिशियल क्वासी जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, क्वासी जुडिशियल मतलब क्या हो गया कि भाई जुडिशियल जैसा, जैसे जुडिशियल जो है पनिशमेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इम्पीचमेंट इज लाइक ए पनिशमेंट हटाने का है। ओके, अब बात करते हैं कि इम्पीचमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन कौन से ग्राउंड पर? ऐसा तो नहीं कि कोई भी आएगा मुंह उठा के बोलेगा कि भाई प्रेसिडेंट को हम हटाना चाहते हैं पार्लियामेंट से, मतलब प्रेसिडेंट के पद से। ऐसा तो नहीं होगा, कोई तो ग्राउंड होगा, संविधान ने सुरक्षा तो दिया होगा। यस, ग्राउंड है आपका वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का वायलेशन। ओके, वायलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं वैसे आप हमें बताइए, थोड़ा हिंदी हमें याद नहीं आ रहा है। ओके, बस यही ग्राउंड बताया गया और कुछ भी ग्राउंड नहीं बताया गया, ध्यान रखना है आपको। अब ठीक है, ग्राउंड भी दिया गया है। अब एक सवाल ये फिर पूछा जा सकता है आपसे कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या लोकसभा में शुरू होगी या राज्यसभा में, या दोनों में से किसी भी हाउस में? तो जो प्रक्रिया है वो दोनों में से किसी भी हाउस में शुरू हो सकती है, लोकसभा में भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि जिस भी हाउस से शुरू हो उसके लिए मोशन लाना पड़ता है, उस हाउस में मोशन लाना पड़ता है, और उस मोशन के समर्थन में 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस से जो मोशन इनिशिएट हुआ है उसका समर्थन चाहिए। मतलब 25% ना, हाँ 25% जो मेंबर्स होंगे उस हाउस के वो समर्थन देंगे कि हाँ मोशन फॉर इम्पीचमेंट लाना चाहिए। ओके, और मोशन आ गया, फिर अगर एक्सेप्ट हो जाता है हाउस में तो फिर उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, फिर उसको पास किया जाएगा पार्लियामेंट से। लेकिन क्या सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पर क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउस। यानी कि लेट से कि लोकसभा में ये मोशन इनिशिएट हुआ था, 25% जो मेंबर्स थे उन्होंने समर्थन दिया, फिर वो इंट्रोड्यूस हुआ, उस पर डिस्कशन हुआ लोकसभा में। तो फिर अगर एक्चुअल में मोशन को पास करवाना है, रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा में अगर इनिशिएट हुआ वहां से पास करवाना है, तो फिर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, याद रखना है टोटल मेंबरशिप, वो पास करेंगे, वो अप्रूवल देंगे, तब जाके लोकसभा से पास हुआ। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ था ये मोशन, फिर वो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में इनिशिएट होता तो लोकसभा में जाता, लोकसभा से इनिशिएट हुआ तो राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोथ हाउसेस से लिखे हैं, ध्यान रखना है आपने। ओके, और फिर जब दोनों हाउसेस से पास हो गया तब हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट गॉट इम्पीच, और फिर उनको पद खाली करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं कि चलो ठीक है प्रेसिडेंट जब कार्यकाल में है तो है, अब लेट्स से कि वैकेंसी क्रिएट हो गई, पद खाली हो गया। कैसे खाली हो सकता है? हो सकता है प्रेसिडेंट की अकस्मात मृत्यु हो गई हो सकता है प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया हो बिफोर द फुल टर्म, है कि नहीं है। हो सकता है प्रेसिडेंट की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई हो कि वो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपने पोस्ट को, रिजाइन करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसे सिचुएशन में वैकेंसी क्रिएट होगी। ओके,
तो फिर क्या प्रक्रिया है? तो जिस दिन वैकेंसी क्रिएट हुई उस दिन से लेके 6 महीने के भीतर भीतर इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट का, और फिर प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर खड़ा होना चाहिए कि भाई साहब तो इस पीरियड में कौन प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है वैसे। चलिए इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। तो बेसिकली अगर इस प्रकार की वैकेंसी हो गई तो फिर जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं चुन लिए जाते हैं, मान के चलिए वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेंगे, क्योंकि तो नाम भी देख लीजिए ना, वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट टेम्पोररी रूप से एब्सेंट है, तब भी आपका वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस को। लेकिन अब आपका एक सवाल और उठे, लेट्स से कि वाइस प्रेसिडेंट भी उनका भी पोस्ट खाली है, मान लीजिए, हो सकता है वो भी अवेलेबल ना हो, तब क्या? तो तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रिसाइड करेंगे। बस इतना ही याद रखना, इससे आगे मत जाइए, इससे आगे जाइएगा तो और कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ तक एट मैक्स बीपीएससी पूछेगा। ओके। और आप देखिए जो नए प्रेसिडेंट चुन के आएंगे, चाहे वो फुल टर्म से पहले ही हट गए थे फिर इलेक्शन हुआ, तो जो भी नए प्रेसिडेंट आए आप चिंता ना करें, 5 साल तक उनको पूरा पूरी कार्यकाल का समय मिलेगा। ओके। लेकिन आप हमें बताइए कि अगर जो आपके पंचायती इलेक्शन 5 साल से पहले डिजर्व हो जाता है, तो अगली बार जब वो पंचायती इलेक्शन फिर से होगा तो कितने समय काल के लिए होगा? क्या वो फुल 5 साल के लिए होगा, या फिर रिमेनिंग जो पीरियड है फॉर्मर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के टर्म का, उस पीरियड तक के लिए होगा? थोड़ा सा सोचिए, हमने पढ़ाया है आपको, तो आप रिवाइज करिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है। ओके। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि भाई प्रेसिडेंट की शक्तियां क्या है। प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा शक्तियां होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव शक्तियां होती है, लेजिस्लेटर यानी कि कानून बनाने की शक्तियां होती है, फाइनेंशियल पावर होता है, ठीक है, पार्डनिंग पावर होता है कि भाई किसी ने अपराध किया तो फिर उसको क्षमा भी दी जा सकती है प्रेसिडेंट की तरफ से। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सही सुना तब सही देख लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात करें तो जो भी एक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लेती है ना, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लेती है। ये अच्छे से याद रखना है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ द स्टेट है ना, सर्वे सर्वा, ऐसे मानिए। ओके। और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस को, एक्टिविटीज को आसान करने के लिए वो रूल्स बना सकती है, ताकि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस में रुकावट ना पैदा है, इसलिए वो बना सकते हैं। उसके बाद किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, साथ के साथ किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में डाल सकते हैं प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट बहुत सारे पद, ऑफिशियल पद के लिए नियुक्ति भी करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, ये आपके प्रेसिडेंट ही इनको शपथ दिलाते हैं, अपॉइंट करते हैं। फिर सीजीआई हो गया, ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर आप देखिए सीएजी हो गए, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर चेयरमैन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज लाइक यूपीएससी। ओके। और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम आप हमें जरूर बताएं, कम से कम 7-8 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम बताएं। एक तो मैंने बताया यूपीएससी, सीएजी भी मैंने बताया, और भी आपको 4-5 नाम बताने हैं ताकि आपके जहन में याद हो जाए इन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में, ताकि अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो आंख बंद करे तब भी आपको आंसर पता हो कि भाई यही आंसर होगा। ओके। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव के बारे में। तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? तो जो प्रेसिडेंट है वो सेशंस को बुलाएंगे, बुलाने सेशंस को बुलाने का मतलब वो समनिंग करना। आपने देखा होगा ना, विंटर सेशन, समर सेशन, मॉनसून सेशन। इस सेशन को इनोग्रेट या समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो भाई इस दिन से आपका जो हाउस है वो मीटअप करेगा। अब चलो ठीक है, मीटअप हो गया, जो भी बिल्स डिस्कस डिबेट करने थे सब हो गए। अब एक समय आएगा जब पार्टिकुलर हाउस का कार्य जो है खत्म होगा, तो फिर हमेशा हाउस तो ऑन नहीं रहता है,
तो फिर प्रोरोग्यू, प्रोरोग्यू मतलब उस सेशन को टर्मिनेट करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो वो प्रेसिडेंट को ही दिया गया। ओके, एक होता है ऑर्गेनाइजिंग द सेशन और एक होता है टर्मिनेटिंग द सेशन। जैसे मॉनसून सेशन है तो खत्म होगा, तो खत्म होने के एक मैसेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रोरोग्यू कर देंगे। प्रोरोग्यू मतलब उस सेशन को खत्म कर देंगे। अब एक होता है डिसॉल्व करना। डिसॉल्व का मतलब भाई सेशन नहीं बल्कि हाउस को ही समाप्त कर देना। मतलब यहाँ पर ऐसा मानिए कि डिसॉल्व का मतलब वो फिर से इलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो डिफरेंस है बिटवीन समन, प्रोरोग्यू एंड डिसॉल्व या डिसोल्यूशन वो क्लियर हो गया होगा। ओके, और साथ के साथ जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाते हैं एज पर द नेसेसिटी। और ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है, जो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं और पार्टिकुलर बिल पर डिस्कशन करते हैं, ऑर्डिनरी बिल पर डिस्कशन करते हैं, उसको पास करने का प्रयास करते हैं। हालांकि पार्लियामेंट के चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप चिंता ना करें। ओके, अब एक और पावर है प्रेसिडेंट का नॉमिनेट करने का। 12 नॉमिनेशन प्रेसिडेंट राज्यसभा में करते हैं। एक तो जो 12 नॉमिनेशन है वो 4 फील्ड से बिलोंग करते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया है। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो फिर देर की इस बात की, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि हमारी कम्युनिटी और आगे बढ़े और हम आपको और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ला कर दे और आपका जो सिलेक्शन है वो सुदृढ़ हो सके। सो लेट्स नाउ मूव टू द फाइनेंशियल पावर। तो जब हम फाइनेंशियल पावर डिस्कस करेंगे, आपने कम से कम लाइक तो जरूर ठोका होगा। ओके, तो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसा रिलेटेड पावर। अब यहाँ पर देखिए जो मनी बिल होता है, मनी बिल आपको पता होना चाहिए कि इट डील्स विद द लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, तो वो होता है आपका मनी बिल। तो मनी बिल्स को हाउस में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। ओके, साथ के साथ अगर ग्रांट का अप्रूवल देना है तो ग्रांट के अप्रूवल के लिए भी प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लेना होता है। ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी राज्य को फ्री में पैसे देने हैं, लोन नहीं, पैसे फ्री में। कुछ मान के चलिए मजबूरी आ गई स्टेट की, स्टेट ने पैसा मांगा, मदद के लिए डिजास्टर आ गया, है ना, तो उसलिए ग्रांट सब दिए जाते हैं। तो ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि भाई पैसे निकालने पड़ेंगे, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ऐसे में आपका बिल लाना पड़ेगा, मनी बिल, और उसके लिए भी आपका प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का जरूरी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और प्रेसिडेंट ये इंश्योर करता है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है और जनरल टर्म में हम बजट बोल देते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको हाउस में ले डाउन करवाते हैं, यानी कि लोकसभा में। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे ध्यान रखना है, संविधान में यही बोला गया है। बजट तो हम लोग यूज करते हैं, संविधान में बजट टर्म नहीं लिखा गया है, एएफएस लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और इस बार भी किया गया 16 फाइनेंस कमीशन का। और आप हमें जल्दी जल्दी बता दीजिए कि 16 फाइनेंस कमीशन में जो चेयर कर रहे हैं वो कौन है, ये थोड़ा सा आप हमें बताइए, तभी तो आपका रिवीजन होगा। ये हमने एमसीक्यू में भी पूछा है टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, नहीं जुड़े हैं तो वहां पर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए और देखिए आप कितने गहराई में है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये जो फंड है वो इमरजेंसी पर्पज के लिए क्रिएट किया गया है, तो इसको भी गवर्न करते हैं प्रेसिडेंट। तो इतना हमने फाइनेंशियल पावर आपको बता दिया। अब हम चलते हैं जुडिशियल प्रोसेस की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये तो मैंने आपको बताया। एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अपने डिस्क्रिप्शन पर नहीं, बेसिकली रिकमेंडेशन आता है तब ये अपॉइंट करते हैं। हालांकि इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, माइंड को रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़े, ध्यान दें, बस आपका सिलेक्शन हो, हम यही इच्छा रखते हैं, और इसलिए आपको हम कम समय में फास्ट एंड फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं।
फिर आप देखिए सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी कानून, कोई तथ्य के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब आप हमें बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है, ठीक है, ऐसे करके। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक पावर्स, रिलेशन तो नहीं, तो डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी कंक्लूड किए जाते हैं ना, प्रधानमंत्री गए दूसरे देश की यात्रा पर, वहां पर आप देखते होंगे बहुत सारे ट्रीटी साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, तो ये सब प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही साइन होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना हेड ऑफ द स्टेट है ना, इसीलिए जैसे ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, उसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रीटी दैट गॉट साइंड इज ऑल्सो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है। फिर मिलिट्री पावर की बात करें तो देखिए सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, और जो आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, एयर फोर्स के चीफ हैं, इनको ये अपॉइंट करते हैं, हो गया मिलिट्री पावर। ओके, अब आप देखिए आता है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट में डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। उम्मीद करते हैं इस 30 मिनट के वीडियो में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से अंदर दिमाग के अंदर फिट होती जा रही होगी। अगर फिट होती जा रही है जल्दी से आप लाइक ठोकिए। ओके, तो अब आते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या होता है वीटो पावर? वीटो पावर का मतलब हुआ कि एक बार हमने जो कह दी, एक बार हमने जो कमिटमेंट कर दी, फिर हम अपने आप की ही सुनते हैं, है ना, तो ये होता है वीटो पावर। हल्के में मजाक में बोल रहे हैं, वीटो पावर का मतलब टाइप ऑफ पावर ही है, लेकिन सेंस वही बनता है, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी ना, फिर हम अपने आप की ही सुनते हैं। अब देखिए ऑर्डिनरी बिल, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे में क्या है कि पार्लियामेंट में बिल पेश होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर राज्यसभा में, राज्यसभा पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के एसेंट के पास जाता है, मतलब अप्रूवल के पास जाता है, साइन होने के लिए जाता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने गया, अप्रूवल होने गया, वहां पर प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको सहमति दे दे जिसको हम असेंटिंग द बिल कहते हैं, तो फिर वो बिल से एक्ट बन जाएगा, वो कानून लागू हो जाएगा देश में। ओके, ये बात हो गई। लेकिन हो सकता है वो विथहोल्ड कर दे, यानी कि रिजेक्ट कर दे, ना भाई हम नहीं देंगे असेंट, ठीक है, तो वहीं पर बिल रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दे कि ठीक है हम रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन एक बार आपसे हम इस बिल को फिर से रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं इनडायरेक्टली हाउस को, पार्लियामेंट को, कि एक बार फिर से आप इस बिल को रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने फिर से रिव्यू किया, फिर से पास किया, फिर से प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंचा, चाहे उसमें चेंजेस किए गए हों या ना किए गए हों, दूसरी बार इट्स कंपल्सरी, मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गेट द एसेंट ऑफ दैट बिल। ओके, करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए एक और पावर है कि गवर्नर, गवर्नर क्या काम करते हैं? गवर्नर के पास भी एक पावर है जिसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, और इस पावर के अंतर्गत गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के जो बिल्स है स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ और फिर गवर्नर के पास साइन होने के लिए गया, तो गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन उपलब्ध होता है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, और अगर प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन, मतलब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व किया गया, तो गवर्नर का रोल वहीं खत्म हो जाता है। अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन स्टेट बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास फिर भी 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं, है ना। एक तो यही हुआ एसेंट कर दे, अप्रूवल दे दे, या फिर रिजेक्ट कर दे, या फिर रिकंसिडरेशन कर दे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं फिर से स्टेट लेजिस्लेचर को, और स्टेट लेजिस्लेचर विथ और विदाउट अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट के पास फिर से भेजती है वो बिल, तो फिर भी प्रेसिडेंट यहाँ पर बाउंड नहीं होंगे टू गिव द असेंट ऑन दैट बिल। जबकि ऊपर वाले केस में क्या था, यूनियन गवर्नमेंट के केस में क्या था कि दूसरी बार आएगा तो फिर कंपलसरी एसेंट देना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट बिल के रिगार्डिंग कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट एसेंट दे ही दे अगर रिकंसिडरेशन के लिए आया है दोबारा तो। ओके, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कब तक एसेंट प्रेसिडेंट देंगे?
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, कोई टाइम लिमिट नहीं है ना? संविधान ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं बनाया है। प्रेसिडेंट चाहे तो 1 दिन में इसे दे दे, प्रेसिडेंट चाहे तो 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में, इससे ज़्यादा हो गया। अब देखिए, रिगार्डिंग मनी बिल, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैसे हम पार्लियामेंट का टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसे। तो मनी बिल अगर पेश होता है, एक तो बिल का टाइप आप देख लीजिए, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, एक मनी बिल होता है या फाइनेंस बिल होता है। ओके, तो ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि प्रेसिडेंट का प्रेयर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है टू इंट्रोड्यूस द बिल इन द हाउस। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट का प्रेयर रिकमेंडेशन लिया जाता है टू इंट्रोड्यूस इन द हाउस, लेकिन ध्यान रखें कि मनी बिल के रिगार्डिंग वो एसेंट दे सकते हैं, यानी कि सहमति दे सकते हैं उस बिल के, विथहोल्ड यानी कि सहमति नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ये अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, और रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता है, और प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं, उस एसेंट को रोक सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नहीं भेज सकते। ओके, और ये सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ये अमेंडमेंट एक्ट अच्छे से याद रखना है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेक्स बाइंडिंग on the president that regarding the constitutional amendment bill, if get passed from the parliament, the president has to give its assent. Okay, तो ये आपको ध्यान देना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, रिकंसिडरेशन के लिए भेज ही नहीं सकते, तो बचा क्या भाई, कंसेंट दे दो शांति से, तो वहां पर कंसेंट दे जाएगा, एसेंट अप्रूवल मिल जाएगा उस सीएबी को। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पावर, दैट इज ऑर्डिनेंस इशुइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो टेम्पररी लॉ होते हैं, टेम्पररी लेजिस्लेशन होते हैं, टेम्पररी कानून होते हैं, जो जनरली 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं, और 6 मंथ के बाद उनको रिन्यू कराना पड़ता है हर 6 महीने में, जब भी हाउस रिज्यूम करेगा अपना वर्क। ओके, और अगर रिज्यूम नहीं कराया तो फिर वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और कौन इश्यू करते हैं ऑर्डिनेंस? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 2 3 अच्छे से याद रखना है। और क्यों? क्योंकि हर समय तो हमारा लोकसभा या राज्यसभा सेशन में होता नहीं है, वो तो पार्टिकुलर पीरियड के लिए ओपन होते हैं, विंटर, मानसून और एक और सेशन है, ठीक है। तो बीच के पीरियड में क्या होगा, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई कानून बनाना हो, तब क्या होगा? तो उसके लिए ये आपका प्रोविजन किया गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग का, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं? तो बेसिकली वो सारे सब्जेक्ट जो यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, यानी कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, स्टेट सब्जेक्ट पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट नहीं ऑर्डिनेंस बनाएंगे। ओके, इमरजेंसी की बात अलग है, उसको तो हम इमरजेंसी के टॉपिक में देखेंगे, तो डोंट वरी। ओके, उसके बाद जो ऑर्डिनेंस इश्यू किया जाता है, इट हैज सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट, लेकिन टेम्पोररी होते हैं, टाइम का अंतर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से ही जारी किए जाएंगे, इश्यू किए जाएंगे। प्रेसिडेंट के द्वारा अपनी मनमानी से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। और उसके बाद जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ का होता है, और जब पार्लियामेंट रिजेंबल होगा, फिर से सेशन का समनिंग होगा, तो फिर उसको उस हाउस में ले डाउन करके उसको पास करवा के सिंपल मेजोरिटी से फिर उसको परमानेंट बनाया जा सकता है। और अगर नहीं पास हुआ तो फिर वो 6 महीने के बाद एंड हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना एक बहुत बड़ी एक प्रकार से फोकस होता है, ठीक है। तो ऐसे में संविधान के ढांचा को भी चेंज किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, इसीलिए सुरक्षा दी गई है कि नहीं, ये काम तो भाई
जब तक दोनों सदस्य बैठेंगे नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा नहीं, तब तक ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद जो आपका ऑर्डिनेंस है वो रेट्रोस्पेक्टिव, यानी फ्रॉम द प्रीवियस डेट, यानी कि आज ऑर्डिनेंस ला रहे हैं लेकिन इसमें हम एक प्रोविजन डाल दें कि ये जो है 10 साल पहले से लागू होगा तो ये होगा, है ना। ये रेट्रोस्पेक्टिव हम ला सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक मैटर्स पर ये है, लेकिन सारे मैटर्स पर नहीं। अब पता चला कि भाई आज कोई क्राइम नहीं है, मतलब आज हम ऑर्डिनेंस लेकर आए और वो ऑर्डिनेंस एक नई एक्टिविटी जो क्राइम घोषित करता है, लेकिन पता चला कि भाई 10 साल पहले वो एक्टिविटीज क्राइम नहीं था। तो इसका मतलब क्या कि भाई 10 साल पहले जो भी वो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होगा उसको अरेस्ट कर लिया जाए, नहीं, है ना। इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर्स पर क्या होता है, टैक्स रिलेटेड मैटर्स पर क्या होता है, हम रेट्रोस्पेक्टिव लाते हैं। जनरली क्रिमिनल मैटर्स पर हम नहीं लाते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को सजा माफ करने का भी पावर दिया गया है। यानी कि कोई कल्प्रिट है, कन्विक्टेड है, जिनको सजा मिली है, जेल टर्म मिला है, पनिशमेंट मिला है, डेथ सेंटेंस मिला है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट उनकी सजा माफ कर सकती है, उनके टर्म्स को कम कर सकती है, डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकती है। ये प्रेसिडेंट के पावर दिए गए हैं और ये आपका आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, ठीक है। तो किन किन सजाओं के लिए पार्डनिंग पावर है, तो देखिए पनिशमेंट या सेंटेंस फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट यूनियन लॉ, कोई यूनियन लॉ का वायलेशन हुआ, उसमें पनिशमेंट मिला, उसको सजा मिला उसको, और सजा में तब यहाँ पर प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर लगा सकते हैं। कोर्ट मार्शल किया गया, है ना। उसके बाद डेथ सेंटेंस दे दिया गया, तब भी आपका पार्डनिंग पावर लागू होता है। तो पार्डनिंग पावर में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, आपको ध्यान रखना है। एक तो है आपका पार्डन, अगर प्रेसिडेंट ने बोला जा हमने पार्डन कर दिया आपको, इसका मतलब कंप्लीट माफी, 7 खून माफ, मतलब कोई भी क्राइम सब कुछ छूट गया, सब कुछ। उसके बाद कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि भाई पनिशमेंट जो दी गई है उससे लाइटर पनिशमेंट, उससे हल्का पनिशमेंट इन्हें दे दो, ये होता है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन को सब्सटीट्यूशन से याद रखेंगे। उसके बाद है रेमिशन, रेमिशन में क्या होता है कि हम पनिशमेंट तो कम कर रहे हैं, यानी कि लेट से कि 4 साल का सजा है उसको 2 साल में, या 6 साल का सजा है उसको 2 साल में, या जो आपका फांसी का सजा है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमने कर दिया, सजा का टर्म हमने कम कर दिया, लेकिन जो कैरेक्टर है पनिशमेंट का उसको चेंज नहीं किया। यानी कि चोर है तो वो चोर ही करेक्टर रहेगा, है ना। वो रेपिस्ट है तो रेपिस्ट ही रहेगा, भले ही हो सकता है टर्म जो है वो कम कर दिए जाए। उसके बाद रिस्पाइट, रिस्पाइट भी कुछ आपका आ, आ, इसी की तरह होता है, कम्यूटेशन की तरह वो होता है, जिसमें हम इनको लेशर सेंटेंस देते हैं, कम सजा कर देते हैं, बट स्पेशल फैक्ट, जैसे कोई महिला है उनको सजा मिली लेकिन वो प्रेग्नेंट है तो हम उन्हें कम कर दिया, तो ये है रेस्पाइट। उसके बाद रेप्राइव, रेप्राइव का मतलब ये हुआ कि भाई जो कोर्ट ने सजा सुना दी है उस सजा पर टेम्पोररी पीरियड के लिए रोक लगा दी जाए। क्यों? ताकि प्रेसिडेंट को वो बंदा, वो कन्विक्टेड अप्रोच कर सके फॉर दीज पार्डनिंग फीचर्स। ओके, और फिर आप देखिए जो प्रेसिडेंट है हमारे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन यानी कि संविधान ने खुद इनपुट डिस्क्रिशन दिया वो होता है। जैसे गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या है, वो बिल को रिजर्व कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये तो नहीं है, वो कहाँ को रिजर्व करते बिल को, है ना। और सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या होता है कि भाई अगर कोई सिचुएशन अराइज हो गई जहाँ पर गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो रहा है, हेर फेर हो रहा है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट सिचुएशनल डिस्क्रिशन एंजॉय करती है। जैसे आप देखिए अगर सरकार में मेजोरिटी खो गया, ठीक है, तो फिर लोकसभा को डिसॉल्व करने का ये काम करेंगी। उसके बाद अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उसको डिसमिस कर देंगी। तो ये है पूरा आपका डिस्क्रिशन, सिचुएशनल डिस्क्रिशन। यह डिस्कशन गवर्नर पर भी लागू होता है, तो आप चिंता ना करें। तो हमने देखिए प्रेसिडेंट को पूरे पूरे 44 मिनट में इतने कम समय में ए टू जेड पॉइंट्स जो भी महत्वपूर्ण है फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको बता दिया है। अब आप चिंता बिल्कुल ना करें, बस रिवाइज करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुने और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। देखिए ना बने तो फिर आपको मैं बोलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट। और थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, 1-2 गिलास पानी पीजिए और फिर
तैयारी में लग जाइए। द सिलेक्शन विल बी योर्स। तो हमने आपके लिए डायग्राम बनाया, सुंदर है कि नहीं? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा बाहर भी दे देते हैं। So thank you friends, thank you very much. We will meet again for next sort of session. Thank you.